जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। हम लोग देख रहे हैं इडुटेरिया द्वारा निकाला गया एनसीईआरटी वस्तुनिष्ठ ऑल आउट 6 से 12 तक का। तो देखिए, इसके पहले हम लोग क्लास 6 का इतिहास कर चुके हैं, जो कि हमारे YouTube चैनल पे अपलोड है। अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर जरूर देखिए। ये इडुटेरिया के तरफ से बहुत ही बेहतरीन बुक निकाला गया है। देखिए, आज हम लोग देखेंगे क्लास 7 का इतिहास देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए, इडुटेरिया के तरफ से बहुत ही अच्छा पहल किया गया है, जो कि एनसीईआरटी के लिए एक कदम उठाया गया। बहुत ही बेहतरीन बुक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 14वीं शताब्दी के इतिहास का जियाउद्दीन बर्नी ने अपना पहला वृतांत कब लिखा था? तो ये पहला वृतांत लिखा था 1356 ईस्वी में। देखिए, जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही लिखा था और ये तुगलक वंश के समय का इतिहासकार है। चलिए अगला प्रश्न है, मध्यकाल में रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो मध्यकाल में रहट का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। देखिए, एक यहाँ पे खैरात विभाग है। ये एफएसटी के द्वारा, मतलब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाया गया था। ये दान विभाग था। जातक कथाओं का संकलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो जातक कथाओं का संकलन बौद्ध अनुयायियों के द्वारा किया गया था। देखिए, जातक ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। दक्षिण भारत तमिल क्षेत्र में बड़ी भूस्वामी को क्या कहा जाता था? देखिए, इसमें बड़े भूस्वामी को वेल्ला कहा जाता था। ठीक है, वेल्ला कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो ये त्रिपक्षीय युद्ध सुने होंगे, इतिहास में एक बहुत ही प्रचलित है, जो कि 100 वर्षों का युद्ध था। इसमें चोलों ने भाग नहीं लिया था। इसमें कौन कौन भाग लिए थे? तो प्रतिहार लिए थे, राष्ट्रकूट लिए थे, पाल लिए थे। देखिए, प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग था। पाल वंश का गोपाल था। अब दक्कन के राष्ट्रकूट किसके सामंत थे? देखिए, दक्कन के राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि पल्लव किससे संबंधित है? गंगई कोण चोलपुरम की स्थापना निम्नलिखित में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था राजेंद्र प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय था। कौन था? विजयालय। चोल काल के संबंध में निम्नलिखित में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, ये पूछ रहा है कि इस विचार करने के लिए। तो चोल काल में किसानों के बस्ती को ऊर कहा जाता था, जो कि सिंचाई खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। देखिए, ये सही बात है। ये चोल काल में ग्राम को ऊर कहा जाता था और ये जो ऊर है, सिंचाई खेती के कारण बहुत ही समृद्ध हो गई थी। गांव के समूहों को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद तथा नाडू न्याय करने और कर वसूल जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। जी, ये भी सही है। ये क्या है? ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला प्रश्न है 6 नंबर, नहीं 8 नंबर। पल्लवों के काल में नगरम किससे कहा जाता था? देखिए, पल्लव के काल में नगरम एक व्यापारियों का संगठन था। क्या था? एक व्यापारियों का संगठन था। पुरातात्विक स्रोतों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी चीजें शामिल होती थी? तो ये मतलब पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या शामिल होता है? तो अभिलेख, अभिलेख से जानकारी हमें मिलता ही है। इतिहास की, मिट्टी के बर्तन, ये भी सही है। जानवरों की हड्डी,
धातुएं, औजार, आभूषण, ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का सी, 1 2 3 4 5 6। मुगलों की जागीर दिल्ली सुल्तानों में से किसके बराबर था? तो देखिए ये जागीर था इक्ता के बराबर। किसके बराबर? इक्ता के बराबर। ये जागीर कहने का इसका मतलब है मनसबदारी से। मनसबदारी, ये जो कि मुगल के समय बहुत ही प्रचलित था। वैसे ही दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा इक्ता व्यवस्था प्रचलित किया गया था। मध्य काल में रानी जिद्दा किस क्षेत्र की शासिका थी? तो ये शासिका थी कश्मीर की। दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था? तो ये कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज। देखिए घरों पे लगने वाले कर को घर ही कहा जाता था। गैर मुस्लिम के करों पर लग जो गैर मुस्लिम पर लगता था उसको जजिया कर कहते थे। लूट के लिए खुम्स था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे अधिक मंगोलों का आक्रमण किस के शासन काल में हुआ था? तो ये हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में सबसे अधिक हुआ था। सूर्यवंश ने दिल्ली पर कितने वर्षों तक शासन किया था? देखिए दिल्ली पर इन्होंने 15 वर्षों तक शासन किया था। हुमायूं के 1540 में शेरशाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया और उसके ये 1555 तक शासन किए दिल्ली पर। चलिए ये मिलान करने वाला है मुगल बादशाह और उसके वर्ष। देखिए फारूक सियर का शासनकाल कब से कब था? तो ये था 1713 से 1719 तक। आलमगीर द्वितीय का था 1754 से 1759 तक। शाह आलम द्वितीय का था 1759 के बाद 1806 तक। और अहमद शाह का था 1748 से 1754 तक। तो इसका 1 का 2, बी का 3 4। चलिए तो देखते हैं ये कहाँ है। ये है ए का 2, बी का 3। तो ये है बी नंबर में। किसमें है? बी नंबर में। ये रहा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में सवाई राजा जय सिंह को किस क्षेत्र की सूबेदारी मिली थी? तो इनकी वो सूबेदारी मिली थी किसका? तो मालवा का। सिख जत्थों तथा मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहा जाता था? देखिए ये सिख जो थे इनकी संयुक्त सेना को दल खालसा कहा जाता था। दल खालसा और खालसा पंथी में अंतर है। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? कर्पूर सिंह के। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों की राखी व्यवस्था के अंतर्गत उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा संरक्षण के लिए लिया जाता था? तो देखिए ये एक व्यवस्था थी जो कि सैनिकों के लिए खर्च के लिए उपज का 20% दिया जाता था। कहीं कहीं इसको पूछ लेता है कि कितना। तो 1/5 भाग राखी व्यवस्था में दी जाती थी उपज का। मुगलों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। माता की ओर से वे तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। देखिए ये पूछ रहा है बाबर के बारे में। बाबर माता की ओर से किसका वंशज था? तो ये तैमूर का नहीं बल्कि ये मंगोल शासक चंगेज खां का वंशज था। किसका वंशज था? चंगेज खां का। तो ये गलत है। पिता की ओर से वे चंगेज खां का वंशज था, नहीं, ये पिता के ओर से तैमूर का वंशज था। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इनमें से सत्य कथन क्या होगा? न तो 1 और नहीं 2। इसका डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में तोप का प्रयोग पहली बार किस युद्ध में किया गया था? देखिए भारत में
तोपों का प्रयोग सबसे पहले बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था, जो कि 1526 में लड़ा गया था। और ये दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था। तो ये यहाँ पे खानवा का युद्ध दिया है, जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया 1527 में। पानीपत का दूसरे युद्ध दिया है, जो कि 1556 में अकबर के द्वारा लड़ा गया था। मनसाबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगलों के नौकर शाह मनसबदार कहलाते थे, बिल्कुल ये सही है। इनके पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर निर्भर थी, बिल्कुल ये भी सही है। देखिए, जात एक संगठन के टाइप का था, जिसकी संख्या जितनी होती थी उसका उतना ही वैल्यू होता था। तो ये दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो अकबर ने जागीरों का सही आकलन कर मनसबदारों में वितरित किया। देखिए, ये एकदम सही है। अकबर मनसबदार को पहले जांचता था, फिर उसका वितरण किया गया। औरंगजेब के शासन काल में मनसबदारों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई। देखिए, ये भी सही है। सबसे अधिक मनसबदार औरंगजेब के ही समय थे। ये दोनों सही है, इसका आंसर दोनों सही होगा। मुगलों की राजस्व प्राप्त करने की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? देखिए, ये था जब्त। क्या कहा जाता था? जब्त कहा जाता था। जब्ती प्रणाली प्रचलित थी, जिसको शॉर्ट में लिख दिया है जब्त। अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? अकबरनामा अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोगों को भी पता होगा। अकबर ने बंगाल को किस वर्ष जीता था? तो अकबर ने बंगाल को 1586 में जीता था। 13वीं तथा 14वीं शताब्दी के समय खोखर जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे पंजाब क्षेत्र से। किसे? पंजाब क्षेत्र से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति राजा मान सिंह ने 1591 में किस जनजाति के लोगों पर हमला किया था? तो ये किए थे चेरो जनजाति पर। मध्यकाल में जातियों की संख्या बढ़ने के क्या कारण थे? चलिए आइए देखते हैं। ये पहला में लिखा है जनजाति और अन्य सामाजिक समूहों के जाति व्यवस्था में शामिल होने के कारण। बिल्कुल सही है, तभी इन लोग का जातियों की संख्या बढ़ने लगी थी। विशेषज्ञता प्राप्त शिल्पियों, सुनार, लोहार, बढ़ई और राजमिस्त्रियों को जातियों के रूप में मान्यता दी गई। ये सही है, ये भी इनको मान्यता दी गई थी। ब्राह्मणों द्वारा नए जातियों के उद्भव का विरोध किया गया था। देखिए, नहीं, ये गलत है। ब्राह्मणों द्वारा ही इन जैसे सुनार, लोहार, बढ़ई, मिस्त्री, राजमिस्त्री जैसे जातियों को मान्यता दिया गया था, बल्कि इनका विरोध नहीं किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। 1565 में आसिफ खान द्वारा गढ़कंडका पर आक्रमण का सामना किसने किया था? तो ये किया गया था रानी दुर्गावती के द्वारा। देखिए, अकबर के समय की बात है, रानी दुर्गावती का। ठीक है, ये हमेशा प्रश्न पूछता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। दक्षिण भारतीय भक्ति संतों के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन का चयन करने के लिए बोल रहा है। पहला है नयनार शैव संत थे। तो देखिए, नयनार शैव संत थे, ये इसका सही है। अलवार क्या थे? वैष्णव संत थे। ये संत केवल अस्पृश्य समझे जाने वाले पुलैया तथा पनार जातियों के लोग थे। देखिए, ये पुलैया और पनार जातियों के लोग थे, लेकिन केवल बोल रहा है। सॉरी, थोड़ा दिक्कत है।
ये देखिए इसमें केवल बोल रहा है, तो केवल ये दो ही जाति के नहीं, पुलैया और पनार के नहीं, बल्कि सभी जातियों के थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2। पुहार पांड्यों का बंदरगाह था। देखिए पुहार पांड्यों का बंदरगाह नहीं था, पुहार जो था ये चोलों का बंदरगाह था। मदुरई चोलों का बंदरगाह था नहीं, मदुरई जो था पांड्यों का बंदरगाह था। तो इसमें क्या पूछा है, सही कौन सा है, विकल्प चुनिए। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें गलत है दोनों। दार्शनिक शंकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये शंकराचार्य के बारे में पूछ रहा है। तो शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ था। देखिए इनका जन्म तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में हुआ था, तो ये तो गलत हो जाएगा। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे, ये सही है। उन्होंने जगत को मिथ्या या माया कहा है, ये भी सही है। मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। देखिए ये सही है। तो कौन कौन सा सही है? 2, 3, 4 सही है और एक क्या है? गलत। आइए देखते हैं कहाँ है एक गलत, किस में है। सही पूछ रहा है ना? तो देखिए इसमें इसमें एक है, एक तो होगा नहीं, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। अगला प्रश्न है, वीरशैव आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुआ था? देखिए ये वीरशैव आंदोलन कर्नाटक क्षेत्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? ये कर्नाटक के क्षेत्र में हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता बसवना और अलमा प्रभु थे। बसवना और अलमा प्रभु थे। महात्मा गांधी का प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कही पीर पराई जाने रे किसने लिखा था? तो ये लिखा था नरसिंह मेहता ने। किसने लिखा था? नरसिंह मेहता ने। प्रारंभ में नामपंथ भारत के किस क्षेत्र में लोकप्रिय हुआ था? तो प्रारंभ में नामपंथ था, नाथ पंथ था, जो कि उत्तरी क्षेत्र में हुआ था लोकप्रिय। मीराबाई किसकी अनुयायी थी? आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि मीराबाई किसकी अनुयायी थी? रविदास की। चोल काल में करों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेटी एक प्रकार का ऐसा कर था जिसे नगद में संग्रह किया जाता था। देखिए वेटी जो है एक प्रकार का कर था जो कि लोग अपने इच्छाओं से देते थे, ठीक है, ये उछला नहीं जाता था, तो ये गलत हो जाएगा। कदमई एक भू राजस्व था। देखिए ये सही है, कदमई एक भू राजस्व की व्यवस्था थी चोल काल में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। कबीर का जन्म किस परिवार में हुआ था? कबीर का जन्म जुल्हा परिवार में हुआ था, आप लोग को पता होगा। लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था? देखिए लंगर व्यवस्था की शुरुआत गुरु नानक देव द्वारा किया गया था और अस्थायी रूप इसे देने के कार्य किसने किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था। भारत की यात्रा पर आए निम्नलिखित चीनी बौद्ध यात्रियों का कालक्रम के अनुसार सही क्रम चुनिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले आया था कौन? फहियान आया था। फहियान आया था। उसके बाद कौन आया था? व्यांगसांग आया था। उसके बाद आया था इतिसांग आया था। इसका आंसर हो जाएगा बी। फहियान चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, व्यांगसांग आया था किसके? हर्षवर्धन के दरबार में, और ये इतिसांग उसके बाद आया था। तो इसका बी नंबर आंसर हो जाएगा। समकालीन व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। 42। तो देखिए व्यापारी सामानों को ले जाने के लिए केवल समुद्री मार्ग का प्रयोग करते थे। देखिए ये गलत है। संगमकालीन व्यापार में समुद्री स्थल मार्ग और समुद्र मार्ग दोनों का प्रयोग करते थे। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर। चलिए और तो सही है। 43 नंबर, प्रारंभिक मानव निम्न में से किस आधार पर पौधों तथा जानवरों का चयन करते थे? देखिए ये जिनके
बीमार होने की संभावना कम थी, बिल्कुल ये सही है। बड़े दान तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, ये भी बड़े दाने, सॉरी माफ कीजिएगा, बड़े दाने तथा मजबूत डंठल वाले पौधे, अहिंसक जानवर, देखिए ये तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का सी नंबर। भक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। अगला देखते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भक्ति मार्ग को स्वीकार किया गया है। देखते हैं। भक्ति की विचारधारा को बौद्ध तथा जैन पंथों में अस्वीकार कर दिया गया था। तो ये देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है। तो ये बौद्ध और जैन में भक्ति के पंथ, भक्ति जो भी भक्ति विचारधारा को बौद्ध तथा जैन पंथों में अस्वीकार कर दिया गया था, तो नहीं, इसको अस्वीकार नहीं किया गया था, तो ये सही है। इसका डी नंबर हो जाएगा, असत्य कथन चुनने को बोल रहा है। नैनार संतों की संख्या कितनी थी? देखिए इसमें नैनार संत की संख्या 63 थी और अलवार संतों की संख्या कितनी होती थी? तो ये 12 होती थी। अलवार संतों की संख्या 12 होती थी। इसमें पूछ रहा है अगला क्वेश्चन 46 नंबर, सत्य कथन पर चयन कीजिए। रामानुजम 11वीं सदी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे, तो ये सही है। रामानुजम का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। वे नैनार संतों से प्रभावित थे। देखिए ये नैनार नहीं बल्कि अलवार संतों से प्रभावित थे। उन्होंने अद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। हम लोग पीछे देखें कि अद्वैतवाद का सिद्धांत शंकराचार्य ने दिया था। इन्हें रामानुजम ने विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया था, ना कि अद्वैतवाद का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें पूछ रहा है सत्य कथन, तो एक सही है, बस डी नंबर एक ही सही है। सूफी संतों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए सूफी संत के बारे में ये पूछ रहा है। इसमें क्या पूछ रहा है? सत्य कथन के बारे में। सूफी मुस्लिम रहस्यवादी थे। देखिए ये सही है। सूफी संत जो भी थे वो रहस्यवादी थे। वे इस्लामिक आचार संहिता को स्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति भक्ति तथा सभी मनुष्य के प्रति दया रखने पर बल देते थे। देखिए ये गलत है। वे इस आचार संहिता को स्वीकार कर ईश्वर के प्रति भक्ति और मनुष्य को दया का बल नहीं देते थे। उन्होंने ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। देखिए ये सही है, उन्होंने व्यक्तिगत पर बल दिया था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा हम लोग का। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में सत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें क्या पूछ रहे हैं? सत्य कथन। और यह केरल में मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और काव्य से संबंधित है। देखिए ये केरल में लिखा गया था और ये मलयालम भाषा में भी लिखा गया था, लेकिन ये व्याकरण और काव्य से संबंधित नहीं था। क्या था? नहीं था। इस पुस्तक की रचना केवल संस्कृत भाषा में की गई थी? नहीं, इस पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। कथक नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? देखिए कथक नृत्य है जो कि उत्तर भारत से संबंधित है। बसोहली शैली किस राज्य से संबंधित है? ये शैली है हिमाचल प्रदेश की। किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर हमारा। देखिए अगला क्वेश्चन है रसमंजरी के रचना किसने की? तो इसकी रचना की थी रसमंजरी की भानुदत्त ने। एक यहाँ पे पुस्तक का नाम आता है कर्पूर मंजरी।
तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कर्पूर मंजरी का लेखक कौन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद मन पुराण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसकी रचना बंगाल के क्षेत्र में की गई थी, बिल्कुल सही है। इनमें ब्राह्मणों को कुछ विशिष्ट प्रकार की मछली खाने की अनुमति दी गई है, ये भी सही है, इसमें दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ जी का मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था गंग वंश के शासकों द्वारा। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है हीरा और मूंगा। अगला क्वेश्चन है, चारण भाट किसे कहते थे? देखिए, चारण भाटे राजपूतों के सुरगथाओं के गायकों को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? सुरगत, राजपूत के दरबार में जो गायक थे उसको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, दो चाला तथा चौचाला स्थापत्य किस क्षेत्र की विशेषता थी? तो ये विशेषता थी किस क्षेत्र की? तो बंगाल की थी। तो ये बंगाल की विशेषता थी। देखिए यहाँ पे कथन और कारण दिया गया है। राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया। देखिए इसका मतलब पूछने का, ये मुगल काल के समय की बात कह रहा है, तो मुगल काल से आप लोग संबंधित करके जोड़ के बनाइएगा। देखिए कथन और कारण में कथन क्या कह रहा है? राजधानी को राजस्व का समय समय पर भेजा जाना कम हो गया। देखिए जब मुगल काल कमजोर हो गया तो वहां के सूबेदारों ने राजस्व देना बंद कर दिया था, तो ये कथन सही है। गवर्नर ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया, ये भी कथन सही है। जब मुगल काल कमजोर हो गया औरंगजेब के बाद, तो जो भी जहाँ का गवर्नर या सूबेदार चुने गए थे उन्होंने वहां पर कब्जा कर लिया था। तो देखिए इसका ये व्याख्या करता है क्यों कम हो गया था राजस्व देना, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, जाट राज अपने किस राजा के समय शक्तिशाली रूप में उभरा था? तो ये उभरा था सूरजमल के समय में। किसके समय में? सूरजमल। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अहमद शाह अब्दाली ने 1748 से 1761 के बीच उत्तरी भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो ये आक्रमण किया था 5 बार। कितने बार किया था? 5 बार किया था। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? देखिए गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना 1699 में किया गया था। देखिए यहाँ पे खालसा पंथ आ गया, पहले था दल खालसा। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह के द्वारा किया गया था। चलिए इसमें 60 क्वेश्चन था और यहाँ पर समाप्त हो गया। अगला हम लोग 8 क्लास का इतिहास देखेंगे, मैं इसको प्लेलिस्ट में बनाकर रख दूंगा, आप लोग रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। चलिए।